गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में हमने अपनी फेरिंग्स को कंप्लीट किया था, ग्रसनी। ठीक है भाई, तो कल हमने किसके बारे में बात की थी? ग्रसनी के बारे में बात की थी। मैं आपको याद दिला दूं कि हम आहार नाल की संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आहार नाल की संरचना में हम धीरे धीरे अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने अपनी सबसे पहले वक्कल कैविटी के बारे में बात की थी, मुख गुहा के बारे में, जिसमें हमने दांत के बारे में पढ़ा और जीभ के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में कल हमने देखा फेरिंग्स, ग्रसनी। तो ग्रसनी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो वक्कल कैविटी के पीछे वाला जो पार्ट होता है, हम उसको फेरिंग्स कहते हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये आगे वाली बातें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, कि क्या फेरिंग्स वगैरह होता है। याद है आपको, फेरिंग्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, एक नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स और एक लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो ऐसे कल हमने कुछ फेरिंग्स के बारे में अपनी बात की थी। तो उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे नंबर 3, वो है ग्रसिका। हेडिंग लगाइए ग्रसिका। फटाफट इसके पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर इसको एक साथ समझेंगे भाई। ग्रसिका और आमाशय के पहले हम नोट्स बनाएंगे, फिर एक साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ग्रसिका में लिखते हुए चलिए। इसको हम बोलते हैं एसोफेगस, GOUS, एसोफेगस। आप इसको ग्रसिका भी कह सकते हैं या ग्रास नली भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसके बारे में बोल सकते हैं। लिखिए, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, नोट करते जाना तुरंत ना, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो वक्ष गुहा से होती हुई डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश कर आमाशय से जुड़ती है, आमाशय से जुड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन ये भोजन को मुख से आमाशय तक, मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। लिखिए इसके बारे में, लिख लिया सभी ने? ये ग्रसिका है, एसोफेगस है भाई। ठीक है, क्या है? एसोफेगस। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पर एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी कि औतकी। तो मैं औतकी को अभी थोड़ा बाद में कराऊंगा, जब मैं आमाशय लिखाऊंगा उसमें हम औतकी को एक साथ देखेंगे। मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा ना, फिलहाल आप लिखते चलिए केवल। तो ये ग्रसिका के बारे में आपने लिख लिया, एसोफेगस के बारे में इतना ही लिखना है केवल आपको, एसोफेगस के बारे में, है ना। और कोई खास मोस्ट पॉइंट इसके बारे में नहीं है जो आपके लिए काम का हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आमाशय।
आमाशय, इसको बोला जाता है स्टोमक। क्या बोलते हैं आमाशय को इंग्लिश में? स्टमक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर डिटेल से इन दोनों को समझेंगे भाई। ठीक है, लिखिए, यह है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जो जे आकृति का होता है, जो जे आकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। आप डायरेक्ट हेडिंग लगाएंगे, नंबर ए जठरागम, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक जठरागम। लिख लो एक बार, बहुत सिंपल है ये। जठरागम आप लिखेंगे, यह है प्रथम भाग है जो ऊपर की ओर ग्रसिका से जुड़ा होता है, जो ऊपर की ओर ग्रसिका से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रसिका जठरागम अवरोधनी, जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, अवरोधनी द्वारा जठरागम से जुड़ी होती है। इतने पॉइंट नोट कीजिए पहले। वैसे तो एक पॉइंट और आ जाता, पर कोई बात नहीं। लिख लिया होगा सभी ने ना? जो बच्चे पीछे रह गए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, पहला पार्ट हो गया जठरागम। सेकंड है फंडस, FUNDIC, फंडस लिखो। यह है आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी भाग में पाचक रसों का स्राव होता है। पाचक रसों का स्राव होता है। तीसरा पार्ट है जठर निर्गम, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक।
जठर निर्गम निर्गम जिसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। लिखिए, यह है अंतिम भाग है जो जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी जिसको आप बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब डायग्राम बना के इसको समझेंगे ना तब हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जो जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा गृहिणी में खुलता है, गृहिणी में खुलता है। ठीक है, नोट लगा के लिखिए। अब आप नोट लगा कर लिखिए, इनके अलावा आमाशय का चौथा भाग काय, जिसको बॉडी कहते हैं, काय होता है। आमाशय का चौथा भाग क्या होता है? काय होता है, बॉडी होता है। ठीक है, ये तो हुई स्ट्रक्चर। एक बार इसकी हिस्टोलॉजी और कर लेते हैं, फिर इसको पूरे टॉपिक को हम समझेंगे भाई, है ना, तरीके से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो संरचना हो गई आमाशय की। अब आप हेडिंग लगाना नई, ऐसे बड़ा एरो लगाकर औतकी। ठीक है, इसको आप बोलेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी लिखिए, आहार नाल की औतकी में बाहर से अंदर की तरफ 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर होते हैं। नंबर ए हेडिंग लगाना आप, शिरोसा। हेडिंग लगाना डायरेक्ट, है ना, शिरोसा। शिरोसा में लिखिए, यह बाह्य स्तर है जो संयोजी ऊतक का बना होता है, जो संयोजी ऊतक का बना होता है। यह विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। सिरोसा हो गया। नेक्स्ट वी, मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक बार लिख लीजिए बस। मस्कुलेरिस में लिखिए,
इसमें बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी व भीतरी वर्तुल पेशी होती हैं। वर्तुल पेशी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नीट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं ना, इसके आगे आप नीट लिख लेना। मस्कुलरिस में जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं उसे आप नीट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल आमाशय की मस्कुलरिस में, केवल आमाशय की मस्कुलरिस में मध्य तिर्यक पेशी पाई जाती हैं। तिर्यक पेशी पाई जाती हैं। मस्कुलरिस हो गया, सी एडिंग, सब म्यूकोसा, लिखो इसमें सब म्यूकोसा हम लिखिए, इसमें रुधिर वाहिनी, तंत्रिका तंतु व लसिका वाहिनी होती हैं। और लास्ट है डी, म्यूकोसा, जिसे हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं, इसको अधः श्लेष्मा भी कहते हैं। म्यूकोसा हम लिखिए, लास्ट है, यह सबसे भीतरी परत है, यह सबसे भीतरी परत है जो मस्कुलरिस म्यूकोसा आधार पटल व एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आमाशय की म्यूकोसा परत, आमाशय की म्यूकोसा परत में जठर ग्रंथि होती है, जिनमें निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कोशिकाओं के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप रोमन संख्या में नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले,
पैप्टिक ऑब्लिक जाइमोजन ऑब्लिक मुख्य ऑब्लिक चीफ कोशिका। ये चार नाम आपको दिख रहे हैं, ये चारों नाम आपको लिखने हैं भाई, कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ना। मैं समझ सकता हूँ कि आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है भाई ना, पर अब करें क्या कि यहाँ पर नोट्स बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैप्टिक जाइमोजन मुख्य और चीफ कोशिका ना, इसमें लिखिए ये कोशिका प्रोरेनिन व पैप्सिनोजन का स्रावण करती हैं। एंजाइम है ये, का स्रावण करती हैं। सेकंड, अम्लजन ऑब्लिक पैराइटल ऑब्लिक ऑक्सिंटिक कोशिका। ये दूसरे प्रकार की कोशिकाएं भाई, दिख रहा होगा आपको यहां तक। चलिए ऊपर लिख देता हूं ना, ये हेडिंग लगा ली। अम्लजन पैराइटल ऑक्जेंटिक कोशिका, ये हेडिंग लगा ली सभी ने। इसमें लिखना आगे, ये कोशिका HCl का स्रावण करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट, ये नेज कारक कैस्टल कारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। नेज कारक को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या कैस्टल कारक। ये नेज कारक का स्रावण करती हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण, नीट के लिए कर लेना, अवशोषण में सहायक है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना दोनों, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। लिखिए इसको फटाफट, B12 के अवशोषण में सहायक है। लिख लिया सभी ने? चलिए भाई, तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है आमाशय के बारे में। किसके बारे में? आमाशय के बारे में। अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरे जो हमने नोट्स लिखे हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे भाई। जो भी कुछ हमने पॉइंट लिखा है, अपने नोट्स लिखे हैं, इन सभी पॉइंटों को हम एक बार देख लेते हैं कि भाई किसका मतलब क्या होता है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सुनो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने अपनी ग्रसनी के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आप यूँ मान के चलिए, ये आपकी फेरिंग्स है, ग्रसनी है, और ये जो ग्रसनी होती है वो आपकी इस एसोफेगस में, ये एसोफेगस मान लीजिए, इसको मैं बोल देता हूँ ग्रसिका। क्या बोल देता हूँ? ग्रसिका भाई, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई ग्रसिका के बारे में या एसोफेगस के बारे में। तो क्या है एसोफेगस? बहुत सिंपल सा पॉइंट आपको लिखना है केवल इसमें कि एसोफेगस एक ऐसी नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है ना। इसकी लंबाई कितनी है ग्रसिका की? 25 सेंटीमीटर होती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? 25 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है? ग्रसिका की लंबाई है। अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को। देखो आपकी ग्रसिका स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारी ग्रसिका या ग्रासनली हमारी गर्दन से स्टार्ट होती है ना। अब मैं आपको शरीर के कुछ पार्ट बता देता हूँ। देखो ध्यान सुनिए, ये हमारा गर्दन वाला पार्ट है और ये जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको ना, बक्ष गुहा। अरे बक्ष बोलते हैं ना इस पार्ट को जहाँ पे ये हड्डी हड्डी आपको दिखाई देती हैं, इसे हम बक्ष गुहा बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बक्ष गुहा कंप्लीट होती है तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना, देखो ये वाली बी शेप, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, जहाँ जहाँ आपकी हड्डियाँ खत्म हो रही हैं और मांस स्टार्ट हो रहा है, ऐसे है ना। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डायाफ्राम। ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है ये तो है बक्ष गुहा, है ना। और बक्ष गुहा से नीचे जो ये पूरा पार्ट है इसे हम बोलते हैं उदर गुहा, पेट वाला भाग। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? उदर गुहा कहाँ है? ये वाला पार्ट उदर गुहा है, जहाँ मांस है ना वो उदर गुहा वाला पार्ट है। और उससे ऊपर जो हड्डियों वाला पार्ट है उसे हम बक्ष गुहा बोलते हैं। अब दोनों के बीच में, बक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये बॉर्डर है, ये इस वाला, यहाँ वाला, तो इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो वो ये कहता है कि भाई जो हमारी ग्रासनली या ग्रसिका होती है वो बक्ष गुहा को पार कर, भाई बक्ष गुहा को पार कर दिया इसने और डायाफ्राम को भेदती हुई, मान लीजिए ये आपका डायाफ्राम है, इस प्रकार ये डायाफ्राम है और यहाँ पे मैं इसको वक्ष कैविटी मान लेता हूँ, ये वक्ष गुहा है, ये वाली, ये वक्ष गुहा मान ली मैंने और ये डायाफ्राम मान लिया, ठीक है। तो ये ग्रासनली डायाफ्राम को भेदती हुई, अब देखो ये डायाफ्राम है, ये ऊपर बक्ष गुहा है और ये पूरी कैविटी कौन सी है भाई? उदर गुहा। कौन सी है? उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी जिसको बोलते हैं। फिर ये ग्रासनली उदर गुहा के अंदर प्रवेश करती है और उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद ये किस में ओपन हो जाती है भाई? आमाशय में ओपन हो जाती है। किस में? आमाशय में। तो ये आपका आमाशय है जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में प्रेजेंट होता है। तो बोलो इस पॉइंट का अर्थ आप समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या लिखाया था कि जो ग्रासनली होती है वो बक्ष गुहा से होती हुई, ये बक्ष गुहा से होती हुई डायाफ्राम को भेद कर, मतलब इसको पार करके कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? उदर गुहा में। और किससे जुड़ जाती है भाई? या किस में जाके खुलती है? आमाशय में जाके खुलती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और जो ग्रासनली है ना वो एक ऐसा पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे क्या, लेकिन उसका एक काम क्या होता है कि ये जो मुख गुहा होती है ना, मुख गुहा, वहाँ से भोजन को डायरेक्ट कहाँ पे डालती है भाई? आमाशय में डालती है। कहाँ पे डालती है? आमाशय में डालती है। कौन? एसोफेगस, यानी कि ग्रसिका या ग्रासनली। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्रासनली वाला जो आपका कंसेप्ट है पूरा जो मैंने लिखा है वो आपको कंप्लीट हो गया। आपको केवल इतना याद रखना है कि ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है और जो बक्ष गुहा से होती हुई डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश कर आमाशय से जुड़ती है। तो ये होती है हमारी ग्रासनली भाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इसका अलग से ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्ट, ये आपकी ग्रासनली है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ, आमाशय की तरफ। जो हमारी ग्रासनली होती है वो किससे जुड़ती है भाई? आमाशय से। तो आमाशय का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार होता है भाई, है ना। मैंने इस प्रकार का एक आमाशय का डायग्राम आपके सामने बनाया है। आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा भाई आमाशय का, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं आमाशय के डायग्राम की बात करूं
या आमाशय के बारे में बात करूं तो मेरे पॉइंट सुन लेना आमाशय के बारे में। आमाशय को आप क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। स्टमक बोलते हैं, आमाशय को बोलते हैं ना। अब सुनिए, पॉइंट पढ़ना। जो आमाशय होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। मतलब आपको दिख रहा है ना कितना चौड़ा पार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा सर स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। एम आई राइट और नॉट? तो बोलो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आपसे पूछ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, आप बोलेंगे सर आमाशय होता है। बिल्कुल समझ गए आप मेरी बात को। चलिए, तो आमाशय सबसे चौड़ा पार्ट है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इसकी आकृति जो होती है वो जे शेप होती है। कैसी होती है? जे शेप होती है, बिल्कुल जे आकृति होती है। जैसे मैं इसको और ऐसे अच्छी तरीके से बनाऊं तो आप यूं मान के चलो, कुछ इस प्रकार की आकृति। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ इस प्रकार की आकृति होती है भाई, है ना? इस प्रकार की आकृति होती है। तो कैसी शेप बन जाती है? लगभग जे शेप बन जाती है। कैसी हो जाती है? जे शेप। तो आपको याद रखना है कि जो आमाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है भाई? जे शेप आकृति होती है। जो मैं बोलता हूँ ना, आपको अपने नोट्सों में भी वो देखना है कि वो उस पॉइंट का मतलब क्या है। तो ये दो पॉइंट आप आसानी से समझ गए कि जो आमाशय होता है वो सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और यहाँ इसकी जो आकृति है वो जे शेप आकृति है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अपने आमाशय के भागों के बारे में कि हमारा जो आमाशय इसके कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई, और वो कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सुनिए क्या कन्फ्यूजन है, ध्यान से सुनना। आपको वही याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के अनुसार आमाशय के 3 भाग बनाए गए हैं। कितने भाग? 3 भाग। क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। लेकिन वैसे आमाशय के 4 पार्ट होते हैं। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 4। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें केवल इतना पढ़ना है कि एनसीईआरटी के 3 पार्ट होते हैं। समझ रहे हैं? अब चौथा पार्ट भी आपको बताऊंगा। अब डायग्राम पे फोकस करना और एक एक पार्ट को समझना। सुनिए, सबसे पहला जो ये पार्ट है जहां पर मैं इस प्रकार का ये बॉर्डर बना रहा हूं, आप देख पा रहे हैं ना? इस वाले पार्ट को मैं कहता हूं भाई कार्डियक। क्या कहता हूं? कार्डियक पार्ट है ये, जिसको हम जठरागम कहते हैं। और जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, इधर वाला है ना, ये वाला पार्ट होता है कौन सा? पाइलोरिक। कौन सा पार्ट है ये? पाइलोरिक। और आपको अभी बीचों बीच में जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, आप इसको बोल सकते हैं फंडिक। और चौथा पार्ट भी ये वाला होता है जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी। ठीक है भाई? तो शायद आपको इस डायग्राम में आमाशय के 4 पार्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आमाशय के कितने भाग हैं, आपको बोलना है सर आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक और तीसरा भाग पाइलोरिक। इनके हिंदी नाम सुन लीजिए। कार्डियक को बोलते हैं जठरागम, फंडिक को बोलते हैं फंडस और पाइलोरिक को बोलते हैं जठर निर्गम। ठीक है? और एक जो चौथा पार्ट है जिसे हम बॉडी या मुख्य काय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई? अब एक एक पार्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सुनिए, जो कार्डियक पार्ट होता है, अच्छा इसका नाम कार्डियक क्यों है मैं आपको बता दूं। सुनिए, लैटिन भाषा, ये आमाशय का ऐसा पार्ट है जो लगभग हार्ट के पास होता है। कहाँ पे होता है? हार्ट के पास होता है। ये आपका हार्ट, मैंने क्लास में भी बताया था कि इस प्रकार आपका हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यही हमारी उदर गुहा में आमाशय। तो जो ये आमाशय का पहला भाग है ना, ये हार्ट के नज़दीक होता है। कहाँ होता है? हार्ट के नज़दीक होता है। इसलिए हम इस पार्ट को कार्डियक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्डियक। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हार्ट को लैटिन भाषा में
कार्डियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियम के नाम से। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। लैटिन भाषा में हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कार्डियक पार्ट, आमाशय का जो पहला पार्ट है। तो पहले एक एक पार्ट को हम क्लियर करते हैं। सुनिए, यदि मैं कार्डियक भाग की बात करूं, जठरागम भाग की बात करूं, तो सुनिए, यह सबसे पहला भाग होता है, बोलो है कि नहीं? और ये किससे जुड़ा हुआ होता है भाई? ऊपर की तरफ, बोलो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रसिका से। किससे? ग्रसिका से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो ग्रसिका है ना, ग्रसिका, ये पार्ट आपका कौन सा है? कार्डियक भाग है ना। तो कार्डियक भाग से कौन जुड़ती है? ग्रसिका। या मैं ये कह सकता हूं कि जो एसोफेगस ट्यूब होती है वो आमाशय के कौन से भाग में जाके खुलती है? आप बोलेंगे सर कार्डियक वाले भाग में जाके खुलती है। ठीक है, तो कार्डियक। अब यहां पर ये जो ग्रसिका है और कार्डियक भाग है, इन दोनों के बीच में एक कपाट होता है, एक वॉल्व होता है, वॉल्व, जो किसी भी चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस वॉल्व को आप बोलते हैं भाई कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं आप इसको? कार्डियक स्फिंक्टर, या मैं इसको जठरागम अवरोधनी भी बोल सकता हूं। इसका क्या इंपॉर्टेंट काम है भाई कार्डियक स्फिंक्टर का, वो समझो। देखो, जब आप भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं जब, तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है। भोजन करते हैं भाई, तभी तो कोई जो भोजन है वो आमाशय के अंदर जाएगा। जब आप भोजन करना बंद कर देते हैं तो ये कपाट तुरंत बंद हो जाता है। क्यों? कहीं भोजन का बैक फ्लो नहीं हो जाए। बैक फ्लो का मतलब कि भोजन यदि एक बार आमाशय में आ गया तो वो कहीं वापस ना चला जाए, क्योंकि ये नली ही तो है भाई, एक ट्यूब जैसी संरचना ही तो है। आप देखो, आप भोजन करने के बाद चाहे उल्टा लटक जाना, उल्टे लटक जाते हैं ना, लेकिन भोजन बाहर नहीं निकलता। रीजन? क्योंकि ये कपाट जो है वो बंद हो जाता है। और अगर ये बंद हो गया तो जो आपका भोजन है वो कहाँ पर रहेगा? आमाशय में रहेगा। कई बार जो वोमिटिंग की कंडीशन होती है, उल्टी वाली कंडीशन, वो एक अलग कंसेप्ट है भाई। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर का रोल आपको समझ में आ गया। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ होता है? आप बोलेंगे सर ग्रसिका और कार्डियक भाग के बीच में होता है। इसका काम, ये भोजन को आमाशय में तो जाने देता है, लेकिन आमाशय से वापस ग्रास नली में आने से रोकने का कार्य करता है। और ये बहुत ज़रूरी है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आपका हुआ कार्डियक भाग। दूसरे में भाग की बात करूं फंडिक की, तो आप देख पा रहे हैं कि जो फंडिक पार्ट है आमाशय का सेकंड, ये लगभग आमाशय का 80% भाग बना रहा है। कहने का मतलब है बहुत बड़ा भाग का निर्माण करता है फंडस। और ये फंडस ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आमाशय का, जहां पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। कौन से रस? पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको बात समझ में आ गई फंडस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरिक की। तो आप बोलेंगे सर पाइलोरिक, जिसको हम जठर निर्गम बोलते हैं, ये आमाशय का कैसा पार्ट है भाई? तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा। और ये जो तीसरा पार्ट होता है ना भाई आमाशय का, यह छोटी आंत के पहले भाग, अब ये भाग आपको दिख रहा है जो सी शेप में है, ये वाला भाग, देखो यहाँ तक तो आपका पाइलोरिक है, यहाँ तक। तो ये जो पार्ट है वो आपकी छोटी आंत का पहला भाग है, जिसे हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रहणी के नाम से। तो आप बोलेंगे सर आमाशय का जो तीसरा पार्ट है पाइलोरिक, वो एक तो ये अंतिम भाग है। कैसा भाग है? अंतिम भाग। और ये कौन से भाग में जाके खुलता है भाई? आप बोलेंगे सर ये छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में जाके ओपन होता है। तो सुनिए, कार्डियक भाग तो जुड़ा होता है ग्रसिका से। कौन से स्फिंक्टर के माध्यम से? कार्डियक स्फिंक्टर के माध्यम से। और जो पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट, वो पाइलोरिक पार्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से। कौन से स्फिंक्टर के माध्यम से भाई? पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से। किससे
किससे जुड़ा होता है भाई? ग्रहणी से। किससे? ग्रहणी से। तो ये बात हुई आपके आमाशय की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात हुई बोलो? आमाशय की संरचना के बारे में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए, आमाशय की संरचना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊं, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो। जो आमाशय होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। ये जे शेप का होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक और तीसरा भाग पाइलोरिक। ठीक है, मैं कार्डियक भाग की बात करूं तो आप बोलेंगे सर कार्डियक, जिसको हम जठरागम बोलते हैं, ये आमाशय का प्रथम भाग होता है जो कार्डियक स्फिंक्टर के माध्यम से ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। एम आई राइट और नॉट? कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में आप समझ गए कि ये क्या काम करता है। ये भोजन को ग्रसिका से यहाँ तो पहुँचा देता है, लेकिन इसको बैकफ्लो होने से रोकता है। दूसरे भाग फंडिक पार्ट की मैं बात करूं, आप बोलेंगे सर ये इसका मुख्य भाग है जो लगभग 80% बनाता है, और यहीं पर पाचक रसों का क्या होता है? श्रावण होता है, जिससे भोजन का पाचन होगा। तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक। आप बोलेंगे सर यह आमाशय का अंतिम भाग है जो किससे जुड़ता है भाई? छोटी आंत्र के पहले भाग जिसका नाम है ग्रहणी, उसमें जाके ओपन होता है। और कौन से स्फिंक्टर के माध्यम से? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अरे जो पार्ट है उसी के हिसाब से उसका नाम है। जैसे यहाँ कार्डियक है तो कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पाइलोरिक है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। बहुत नॉर्मल सी बात है। और एक चौथा पार्ट और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं जो, सुनिए मेरी बात, जो हिस्टोलॉजी वाला पॉइंट है ना, हिस्टोलॉजी औतकी वाला पॉइंट है, उसको मैं आपको थोड़ा सा यदि यहाँ पर नॉलेज दूँ हल्की सी, ज़रा ध्यान से सुनना कि औतकी का मतलब क्या है। थोड़ा सा टाइम और लूँगा अभी, सुनिए। औतकी का मतलब होता है ऊतक लेवल पर अध्ययन करना। ठीक है, एक डिटेल से अध्ययन करना, इंटरनली स्टडी करना किसी भी ऑर्गन के बारे में, है ना भाई। तो जो मैंने आपको औतकी लिखाई है वो आपकी ग्रसिका है, आमाशय है, या छोटी आंत है, या बड़ी आंत्र है। मैं कह सकता हूं जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी मैं यदि औतकी की बात करूं, उसके ऊतक लेवल पे या उसकी परतों के बारे में मैं बात करूं, तो उसमें टोटल 4 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं? 4। सुनिए ध्यान से। सुनो, जो हिस्टोलॉजी वाला पॉइंट है, हिस्टोलॉजी वाला पॉइंट उसे मैं आपको तब कराऊंगा जब मैं छोटी आंत्र की संरचना आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को समझिए। जब मैं आपको छोटी आंत्र और करा दूंगा ना कल, तो उसके बाद मैं आपको उस चीज़ को पूरी को एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हिस्टोलॉजी वाला जो टॉपिक है, हिस्टोलॉजी वाला, अभी आप उसको स्किप करना है केवल कल के लिए। क्यों? क्योंकि कल जब मैं आपको छोटी आंत्र की संरचना कराऊंगा ना, तो वहाँ भी हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो मैं तीनों की एक साथ करा दूंगा पूरी हिस्टोलॉजी। ठीक है, फिर मुझे यहाँ समझाऊंगा तब टाइम लगेगा, और कल समझाऊंगा फिर टाइम लगेगा, है ना। तो मैं उसको दोनों को एक साथ लूँगा भाई कल, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी सुनिए, यहाँ पर आप इतना समझिए, आमाशय में जो मोस्ट वन बात है, कल मैं उस पूरे को एक्सप्लेन करूँगा, पूरी हिस्टोलॉजी को। ठीक है, जब मैं छोटी आंत्र की संरचना लिखा दूंगा ना, उसके बाद हम छोटी आंत्र की संरचना पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तब हम पूरी हिस्टोलॉजी देखेंगे इस एलिमेंट्री कैनाल की, तब आपको उसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं किसी टॉपिक को उचित स्थान पर ही कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए और कोई भी कंसेप्ट आपका कमज़ोर नहीं रहे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चर ऑफ कि आमाशय की संरचना, तो आप आमाशय की जनरल संरचना के बारे में समझ गए ना। ठीक है, अब यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद करना है। सुनिए, मैंने कहा था कि जो आमाशय होता है, आमाशय में एक परत है, आप अपना इतना याद रख लीजिए, एक म्यूकोसा नाम की परत है। अब ये कहाँ होती है, कैसे होती है, मैं आपको कल फुल एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप इतना याद रखिए, म्यूकोसा नाम की एक परत होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की होती हैं कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं। ये कोशिका वाला शब्द आपको याद रखना है भाई।
तो ये जो कोशिकाएं होती हैं एक पैप्टिक जिसको मैं जाइमोजन कोशिका भी कह सकता हूं, जिसको मैं मुख्य कोशिका भी कह सकता हूं, और मुख्य कोशिकाओं को इंग्लिश में बोला जाता है चीफ कोशिका। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो मुख्य को बोलते हैं चीफ कोशिका। बोलते नहीं बोलते? तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की दृष्टि से, वो देखिए आपको याद रखना है कि पैप्टिक कोशिका, जिसको हम जाइमोजन कोशिका के नाम से भी जानते हैं, उसको हम मुख्य कोशिका के भी नाम से जानते हैं, और उसको हम चीफ कोशिका के भी नाम से जानते हैं। ये ऐसी कोशिका होती है जो हमारे लिए 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। कितने प्रकार के एंजाइम? 2 प्रकार के। एक तो करती है प्रोरेनिन एंजाइम और एक करती है पेप्सिनोजन एंजाइम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्रोरेनिन व पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो आपका आंसर रहेगा पैप्टिक कोशिका, जाइमोजन कोशिका, मुख्य कोशिका या चीफ कोशिका। ये हमारे 2 एंजाइमों का क्या करती है? स्रावण करती है। आपने शायद 10th क्लास में सुना होगा पेप्सिन रेनिन एंजाइम, तो उन्हीं एंजाइमों का स्रावण करती है कौन सी कोशिका? ये वाली कोशिका। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने भाई, ये कोशिका वाले पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूं, एक और कोशिका होती है जिसे आप बोलते हैं पैराइटल कोशिका, उसे आप अम्लजन भी कहते हैं, और अम्लजन को हम ऑक्जेंटिक कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक। भाई ऑक्जेंटिक अम्लजन कोशिका का इंग्लिश नाम है ऑक्जेंटिक। तो इसके भी मैंने आपको 3 नाम बता दिए, या तो आप बोलो पैराइटल कोशिका, या आप बोलो अम्लजन कोशिका, या आप बोलो ऑक्जेंटिक कोशिका। तो ये कोशिका आपके आमाशय में HCl का स्रावण करती हैं। अब आपने जब 10th क्लास में पढ़ा होगा तो HCl का नाम भी तो सुना होगा, नहीं सुना था? कि बोलो HCl का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुना था ना? अब नाम ही सुना था, ये नहीं पता था कि भाई आखिर ये कहाँ से रिलीज होती है। तो अब आपको मैं स्पष्ट कोशिका बता रहा हूँ ना कि कौन सी कोशिका इस चीज़ का स्रावण करती हैं। तो आप बोलेंगे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि HCl का स्रावण करने वाली कोशिका कौन सी है? आप बोलेंगे सर HCl का स्रावण करने वाली कोशिका पैराइटल कोशिका, अम्लजन या ऑक्जेंटिक कोशिका होती है। ऐसे में आपसे पूछ लूँ कि प्रोरेनिन का स्रावण, तो आप बोल देंगे पैप्टिक, जाइमोजन, मुख्य चीफ। बोलो ये क्वेश्चन आपको याद हुए कि नहीं हुए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HCl के अलावा एक नैज कारक का भी स्रावण करती हैं ये अम्लजन कोशिका। कौन से कारक का? नैज कारक का, जिसको आप कैस्टल कारक भी बोलते हैं। कैस्टल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। कैस्टल कारक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो नैज कारक का भी ये स्रावण करती हैं। अब इस नैज कारक का काम क्या होता है भाई? आपने विटामिन के बारे में सुना होगा, और एक विटामिन है B12, विटामिन B12। फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे हम विटामिन का आगे जब ये टॉपिक चलेगा। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि जो नैज कारक होता है वो ऑक्जेंटिक सेल से स्रावित होता है, और इसका एक काम होता है कि ये विटामिन B12 का क्या करता है भाई? अवशोषण करता है। अब जब हम पाचन पढ़ेंगे ना, तब इस चीज़ को पूरी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ो आप। तो ये क्वेश्चन आपको याद हुए कि नहीं हुए? कौन से? यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का स्रावण कौन सी कोशिका करती है, आप आंसर देंगे सर पैप्टिक कोशिका, जाइमोजन, चीफ या मुख्य कोशिका। एम आई राइट और नॉट? आगे आप चलेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि HCl और नैज कारक का स्रावण कौन सी कोशिका करती हैं, आप बोलेंगे सर पैराइटल या अम्लजन या ऑक्जेंटिक कोशिका। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इसी प्रकार के। बोलो ये क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे यार? सिंपल सी बात है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण निम्न में से कौन सी कोशिका करती है, तो चारों में से कोई एक नाम होगा। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
तो शायद आज के टॉपिक में आपको ग्रसिका और जो आमाशय वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप कृपया करके जो ये आमाशय मैंने बनाया है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो उभरा हुआ पूरा पार्ट है ना, उभरा हुआ जो पूरा पार्ट है, इसे हम ग्रेटर कर्वेचर के नाम से और जानते हैं। ये लिखना नहीं है, नहीं डायग्राम में तो लिखना है आपको, नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और जो ये झुका हुआ पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। देखो सिंपल है, आमाशय की संरचना यूं मान के चलिए कुछ इस प्रकार की बना दी हमने। ठीक है, तो ये तो हुआ ग्रेटर कर्वेचर और ये अंदर धसा हुआ भाग हुआ लेसर कर्वेचर। फॉर नॉलेज केवल, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए भाई। मैं पूरा डायग्राम ही डायग्राम रहने दूंगा, सभी को मिटा रहा हूं, तब आप इसका डायग्राम बना लीजिए ना। इसको बना लीजिए आप, जिससे आपको आमाशय की संरचना के बारे में फुल नॉलेज हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना लेना नोट्स में, आमाशय की औतकी के बाद। ठीक है, और तो इसको एक बार भाई रिवाइज करना, आप भी थोड़ी मेहनत किया करें, और कल हम अपनी जो मुख्य अंग हैं उनकी संरचना को कंप्लीट कर लेंगे भाई। कल के दिन ये पूरी संरचना कंप्लीट हो जाएंगे। ये जूलॉजी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भाई कंसेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, अब आप देख पा रहे मैं लगातार बोलता ही रहता हूँ, समझाता ही रहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में कहीं ऐसी बेफालतू की बातें करते, तो टाइम लगता है भाई इन टॉपिक्स में ना। चलिए भाई, यदि हमें फुल कंसेप्ट लेने, फुल नॉलेज लेनी है, तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये आमाशय की संरचना आप इसको बना लीजिए, बाकी बातें करेंगे कल। अच्छा डायग्राम बनाना है ना, और थोड़ी मेहनत किया करें भाई आप, पूरे पार्ट वार्ट बना के आराम से ना।